एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आज़ाद। आज हम बात करेंगे कि 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी घुटनों पर चलने के लिए मजबूर क्यों हो गई है। जी हां, इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव से पहले ही घुटनों के बल पर चलने के लिए क्यों मजबूर हो गई। जी हाँ, आज राजनीतिक गलियारों पर इसी बात को चर्चा चल रहा है। इसी बात को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसी बात को लगाए जा रहे हैं। तो क्या भारत की राजनीति इस परिस्थिति में आ गई है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर है। इसको समझने से पहले हम आपको ले चलते हैं कि इस औरा को बनाने के लिए जो कवायदे 2014 में कसी गई थी, यानी 2014 से लेकर 2019 तक जिस मुखड़े को लेकर भारतीय राजनीति में जो किस्से और कहानी जो घड़ी गई थी, और जो औरा और जो तिलस्म और जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसके एक इशारे पे, उस मुखौटे पर एक इशारे पे लाखों लोग एक भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो सवाल यह है कि इस सारी परिस्थिति क्या अब बदलती हुई नजर आ रही है? क्या वो कोकस, वो तिलस्म जो है, वो करिश्मा सब अब धराशायी होता नजर आ रहा है? याद कीजिए कि जिस मुखौटा को देखने के लिए और सुनने के लिए 10 रुपया, 15, 50 रुपए के टिकट तक लगाए गए थे, ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी और ये कहा गया था कि जिस समस्या का, सारे समस्याओं का निदान सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को है, और उसके पास वो मास्टर की है जिससे सब समस्याओं का निदान होता हुआ दिखेगा। 2014 से लेकर 2019 के बीच छोटी मोटी वर्ष नहीं होती है, ये लंबी वर्ष होती है और इसको समझने की जरूरत है। तो 2014 से 2019 तक निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा औरा था, एक ऐसा तिलस्म था जिसको भेद पाने के लिए विपक्षी पार्टी धराशायी होते नजर आई, लेकिन भेद नहीं पाई। और इसको चार चांद लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहले जाने वाले अमित शाह। कहा जाता है कि माइक्रो लेवल पे उनकी बूथ मैनेजमेंट जो है वो होती हुई नजर आती थी। तो क्या वो बूथ मैनेजमेंट भी अब धराशायी हो गया है? वो जो चाणक्य की जो चाणक्य नीति थी वो अब धराशायी हो गई है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ कहलाने वाली आरएसएस, यहां संघ जो है, जो इसको बैकअप के रूप में देखती है, जिसको हमेशा बैकअप देती है, और उनका नारा है कि आरएसएस डोर टू डोर कैंपेन करती है। तो क्या ये सारी चीजें अब बेईमानी होती नजर आ रही है या धराशायी नजर आ रही है? ये सारी परिस्थिति अचानक तो राजनीति में बिल्कुल नहीं हुई, ये धीरे धीरे बदलती चली जा रही थी, और इस परिस्थिति में चली आई कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भारत के सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा मोदी जी का, वो अब कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। धीरे ही धीरे सही इस बात की अब इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से लगातार विधानसभा का चुनाव हारते चले जाने का रिकॉर्ड कायम हो गया, यानी स्ट्राइक रेट देखा जाए तो मोदी जी के स्ट्राइक रेट में जो कमी आती जा रही है, ये परेशानी का सबब है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिस औरा को लेकर, जिसके एक बोली पर लेकर लाखों भीड़ जमा हो जाया करते थे, और भीड़ का मजमा एक तरफ से नारा लगाते थे कि मोदी 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 मोदी, यह सारी बातें थी, और चौक चौराहा तक लोग मोदी जी के अगेंस्ट में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। ये सारी परिस्थिति भारत के लोग अच्छी तरह 2014 से 2019 के बीच में लगातार देख चुके हैं। तो ये परिस्थिति आज क्या खड़ा हो पाई है? ये सारा कुछ धराशायी हो गया है। चुनाव पर नजर रखने वाले राजनीतिक दलों पे और राजनीतिक विशेषज्ञों पर अगर उसके राय को यकीन करिए तो निश्चित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की जो जोड़ी, वो अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। क्योंकि बंगाल में जिस हिसाब से, जिस एनर्जी के साथ चुनाव लड़ने की कवायदे की गई थी, याद कीजिए 2 मई दीदी गई के नारे गढ़े गए थे और बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया था, पूरे आरएसएस की टीम लगी हुई थी, और हर जिलों से, भारत के कई जिले से लोग वहां प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, और इस तरह से औरा कायम किया गया था, और लगातार बैठकों का दौर
और रैलियों का रैला और रोड शो के लगातार जो कवायदे की गई वो सब धाराशायी होते नजर आई। और ममता बनर्जी का खेला होबे वाला नारा जो है वो बंगाल की जनमानस को अच्छा लगा और उन्होंने दीदी पर ही विश्वास किया। उसके बाद लगातार चुनाव होते गए। मैं कोट करता हूं हिमाचल प्रदेश को, और उसके बाद दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य में सत्ता करने वाली कर्नाटक में जिस हिसाब से तमाम प्रयासों के बाद जो कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई, जो सत्ता से उनकी विदाई हो गई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो मानो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में एक लड़ाई सी छिड़ गई है, एक द्वंद्व सा छिड़ गया, एक हड़बड़ाहट आ गई, एक अकबकाहट आ गई, एक परेशानी आ गई। ये सारी चीज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा देखा जा सकता है। अचानक ऐसी बात नहीं होती तो किरण रिजिजू का पद को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, यानी उनको कानून मंत्रालय से हटाए नहीं जाते। तमाम कयास, यहां तक कि अगर बात किया जाए तो बाबूलाल मरांडी झारखंड को प्रदेश का नेतृत्व जो दिया गया है, तो याद कीजिए उनके उस नारों का, उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहते हुए नजर आए कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। उनका एक और स्टेटमेंट था कि खेती बाड़ी करना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। ये 11 साल तक पानी पी पी के कोसने वाले बाबूलाल मरांडी अचानक कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कमान तक पहुंच जाते हैं, इस बात की ओर इशारा करता है कि अंदर खाने में एक बड़ा द्वंद्व, एक बड़ी परेशानी जो है साफ जो है अमित शाह और मोदी जी को नजर आने लगा है। और यही नहीं, छोटी छोटी पार्टियों का की ओर इशारा, जैसे बिहार में चिराग पासवान को लेकर ले लीजिए, जीतन राम मांझी के पार्टी को ले लीजिए, मुकेश सहनी जी को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, सारे छोटी छोटी पार्टियों का, जबकि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सहयोगी के रूप में, एक छोटी सहयोगी के रूप में है, इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ नहीं है। और उत्तर प्रदेश से जाए तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बहुत विशेष क्या कर पाएगी। एक जाति विशेष की राजनीति करने वाले कुछ लोगों का एक जमावड़ा हम कह सकते हैं। बात तो जयंत चौधरी की भी आ रही है कि उनसे भी बातें की जा रही है। तो ये सारे कवायदे अब कही जा रही है, जबकि विगत 9 साल से जिस ठसक के साथ सत्ता के गलियारों में सत्ता चलाने का जो प्रयास किया गया है और अपने विपक्षियों को हर मामले पर धराशायी करते चलाया और लगातार चुनाव जीतने का जो सारे हथकंडे अपनाए गए और राज दर राज छीनने का जो आरोप लगा, इस तमाम के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी का ऑरा तो कम हो ही नहीं रहा था। लेकिन कर्नाटक चुनाव के हार के बाद हिमाचल से तो कमजोर हुए, लेकिन कर्नाटक चुनाव ने अंदर तक भारतीय जनता पार्टी को हिला दिया। इसीलिए तो छोटी छोटी पार्टियों के पास अपने जनप्रतिनिधियों को भेजकर नमस्ते 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 जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और किसी तरह महागठबंधन को कमजोर करने की तमाम कवायदे वो कही जा रही है और कसी जा रही है। उसको कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी न किसी तरह महागठबंधन जो है वो क्या हो, कमजोर ना हो। ये तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये बात देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर होते हुए नजर आ रही है। तो इस तमाम प्रयासों के बावजूद ये देखने को मिल रहा है कि हो क्या रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त में हालात इस स्थिति में पहुंच गई है कि भारतीय जनता पार्टी को सूझ नहीं रहा है कि 2024 में किस पार्टियों को लाया जाए और क्या किया जाए। तो क्या इस नारे को भी अब डेंट लगता हुआ दिख रहा है कि वो अकेला सब पर भारी है? ये नारे के पीछे जो शब्द गढ़े गए थे, ये दिखाने की प्रयास की गई थी कि मोदी जी के अगेंस्ट में सारी विपक्षी पार्टियां एक हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि जब वो अकेला सब पर भारी है तो फिर ये चिराग पासवान जैसी छोटी पार्टियों का और जीतन राम मांझी की छोटी पार्टियों, कुशवाहा की छोटी पार्टियों का, और तो और आपके जो है मुकेश सहनी की छोटी पार्टियों और ओम प्रकाश राजभर हो या जयंत चौधरी हो या कई छोटी छोटी पार्टियों की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि सब कुछ सही नहीं है। 2024 में जो चैलेंज मिलने वाला है इससे तो संघ भी वाकिफ है और भारतीय जनता पार्टी भी। ये सारी चीजों की कवायदे अपने आप में इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि सब कुछ हड़बड़ाहट में है
और हड़बड़ाहट की ही वजह ही है कि आपको देखने का कुछ और मिल रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। और इसी को साधने के लिए विदेशों में जो कार्यक्रम है उसको मीडिया चैनलों में दिखाया जा रहा है। ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव